राम राम जी, नमस्कार। जाट ट्रेड सेंटर की एक रूटीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम समय समय पर इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं ताकि नए जुड़े भाइयों को इस कंसेप्ट के बारे में, हमारे बारे में, हमारी विचारधारा के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पिछले कुछ महीनों में एक बड़ी संख्या में लोग ग्रुप में जुड़े हैं और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 18 सितंबर को 2024 को लगभग 51,700 लोग इस फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथियों, केवल नए लोगों को ही नहीं बल्कि ग्रुप में जुड़े हुए पुराने साथियों को भी कई बार कुछ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। हालांकि ये वीडियो किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए नहीं है, किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बोलकर नहीं कर सकते। ये तो हम कार्य करके कर सकते हैं कि क्या लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं और किन लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया है। यही चीज़ हमारे एजेंडा को प्रदर्शित करती है, हमारे एजेंडा के बारे में लोगों को बताती है, हमारी कार्यप्रणाली और हमारे प्राप्त किए गए लक्ष्य है। साथियों, मैं कृष्णपाल आज़ाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी आपको देता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार जाट ट्रेड सेंटर से संबंधित कोई वीडियो देख रहे हों या मुझे सुन रहे हों। मैं गांव बुखारपुर से हूँ, कृष्णपाल आज़ाद। यह छोटा सा गांव है, फरीदाबाद ज़िले में पड़ता है और फरीदाबाद ज़िला हरियाणा प्रदेश में आता है। और मेरे दादाजी का नाम मास्टर राम प्रकाश है। बहुत सारे लोग यहाँ इलाके में, हमारे पास आस पड़ोस के गाँव में, हमारी तहसील में बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और उनके जीवन काल को जानते हैं। उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेके हम लोग, हमारा सारा परिवार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये बात भी मैंने इसलिए इसको हाईलाइट करके बताया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा रहता है और हमेशा रहना चाहिए। और किसी दूसरी बात से, किसी दूसरी जगह आस्था टिकाने से पहले हमें अपने बुज़ुर्गों के साथ, हमारे दिवंगत पुरखों के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उनमें अपनी आस्था बिठानी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन को समझना चाहिए। ये तो एक छोटा सा टॉपिक से अलग हटके मैंने आपको एक चीज़ कह दी। ये ज़्यादा लंबी हम इसको नहीं रखना चाहते इस वीडियो को, इसलिए मुख्य टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जाट ट्रेड सेंटर को क्यों बनाया गया, इसके क्या लक्ष्य हैं, कहीं कृष्णपाल ने अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं ये कैंपेन शुरू किया। साथियों, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसको कृष्णपाल ने शुरू ही नहीं किया। मैं 2014 में जब कॉलेज में था, बीटेक के समय की ये बात है, तो कॉलेज टाइम से ही फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखना, देखना और समझना शुरू हुआ। क्योंकि 2014 का वो दौर, आप सभी जो लोग उस समय से फेसबुक पे हैं या जो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 2014 में जब ये क्रांति आई, सोशल मीडिया क्रांति, तो बहुत सारे लोग अपने विचार फेसबुक पे लिखने लग गए। और जो भी चीज़ें इधर उधर देश दुनिया में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हरियाणा से आता हूँ, यहाँ जो चीज़ें घट रही थी, सभी बातें फेसबुक पे लोगों ने लिखनी शुरू करी। तो बचपन से ही एक इंटरेस्ट रहा है चीज़ों को समझने का, एक क्यूरियोसिटी रही। कोई भी मुद्दा अगर सामने आया तो उसको गहराई से जाके समझें और फिर जो चीज़ें सही हैं, गलत हैं, उनका अपने दिमाग के हिसाब से मूल्यांकन करें। इस तरह की एक आदत मेरी बचपन से रही। तो जब ये सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद ही बहुत सारे लोगों से हरियाणा में, क्योंकि हम जाट हैं और प्राउडली
हम सभी जाट हैं, और वो प्राउडली कहने के बहुत सारे कारण हैं जो हम जानते हैं। उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, केवल पॉइंट टू पॉइंट हम रहें। तो जब हमारे समाज को लेके किसी ने कुछ भी बोला, हमारे समाज को लेके कोई भी सोशल एक्टिविटी इधर उधर हुई, तो उन सब में इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई और आंदोलन हुए। और आंदोलनों में जितनी भी रैलियाँ हुई, जाट आंदोलन 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, जाट आरक्षण आंदोलन, उसमें जहाँ भी मीटिंग हुई, जो भी रैलियाँ हुई, वहाँ सभी जगह मैं गया। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये मूल जो कंसेप्ट है उसको लेके किसी भी भाई के मन में कोई असमंजस की स्थिति ना रहे, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। इसलिए इस तरह की वीडियो हम ये बना रहे हैं। हालांकि इस तरह की वीडियो हम हर 2-3 महीने में बनाते हैं, उसी कड़ी में है ये, ताकि लोगों को कंसेप्ट बीच बीच में क्लियर होता रहे। तो जब 2016 जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, सरकार ने किस तरह से उसको डील किया वो भी देखा, प्रेस के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हुई वो भी देखी। बहुत सारी बातें मैं दोहराना भी नहीं चाहता। हमारे जो लोग उस दौरान उस मूवमेंट में शामिल थे, या हालांकि अगर इस बात को भी मैं कहूँ कि उस मूवमेंट से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं था, चाहे वो ये मूवमेंट तो केवल हरियाणा में थी, बट राजस्थान, यूपी, पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर के लोग इमोशनली कनेक्टेड थे और सब लोगों ने सारी चीज़ें देखी। बहुत कुछ हमारे साथ घटा, तो वो सारी चीज़ें अंदर समाती चली गई। वो सारा घटनाक्रम अंदर समाता चला गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, हमारी क्या स्थिति है समाज में, इस देश में, हम क्या हैं, क्या थे। वो बहुत एक दिमाग में एक ट्रॉमा कह लो आप, मतलब एक मानसिक उलझन एक पैदा हो गई। बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में चलने लगी। और जब 2017 आया तो फिर यहाँ एक फरीदाबाद, जहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ हमारे कुछ भाइयों ने मिलकर एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था जाट जागृति पंचायत। मैं भी उस मूवमेंट का हिस्सा रहा, और उस मूवमेंट में हम लोग क्या करते थे कि विभिन्न टॉपिक्स पे चर्चा करते थे। हर रविवार को किसी एक गांव में जाते थे और समाज की वर्तमान स्थिति के ऊपर चर्चा करते थे, हमारे शैक्षणिक स्तर के ऊपर चर्चा करते थे, रोजगार, खेती, ऑर्गेनिक खेती और सामाजिक बुराइयाँ, हमारी परंपराएं, हमारा जो महान इतिहास है उसके बारे में भी चर्चा करते थे। बहुत सारे टॉपिक उस पर हम चर्चा करते थे, और खाप व्यवस्था पे हम चर्चा करते थे। यहाँ उसको पाल व्यवस्था बोला जाता है, यहाँ पाल पंचायतें होती हैं, तो पाल पंचायतों पे हम चर्चा करते थे और मेरा टॉपिक यही होता था। तो इस तरह से हम लगभग 60 गाँव में गए, हर रविवार को एक गाँव में जाते थे। जब हम 60 गाँव में गए तो दरी पे बैठते थे, बुज़ुर्गों के साथ युवाओं को बैठते थे, युवा बैठते थे, उनके विचार लेते थे, बुज़ुर्गों की गाइडेंस लेते थे, वो बोलते थे, अपने विचार बताते थे। तो वो सारी चीज़ें क्रम वाइज दिमाग में स्टोर होती चली गई। जब हम गांव-गांव गए तो जो वास्तविक जो स्थिति है वो भी दिमाग में क्लियर होती चली गई इमेज कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविक स्थिति आज समाज में क्या है। जब ये देखने में आया कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, और शादियां हो रही हैं तो वो टूट रही हैं, और शादियां नहीं हो रही हैं तो इसलिए वो फिर और तरह के प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अंतर्जातीय विवाह एक आज के समय में बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। ये सारी चीज़ें हमें देखने में, बट इनके जो मूल कारण हैं, क्यों ये सारी स्थिति बिगड़ी। एक समृद्ध जाट समाज होता था, हम चौधरी क्या एक उपाधि, एक तगमा समाज में हमें मिला हुआ था, और छत्तीस बिरादरी ने बहुत ही सम्मान के साथ हमें वो दिया हुआ था। कोई ऐसी
डोमिनेशन वाली बात कभी नहीं थी। मीडिया चाहे कुछ भी कहे, केवल इतना था कि हम लोग काबिल थे और हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे खेतों में कमाया, ऊंचे नीचे खेतों को, टिब्बों को समतल किया और उनको खेती लायक बनाया, उपजाऊ भूमि बनाई और फिर वहाँ मेहनत करी और अनाज उपजाया और देश को मजबूत किया और इस दुनिया को अपना जौहर जो है साबित किया। सेना में भी हम रहे, जाट रेजिमेंट के जो योगदान है वो कौन झुटला सकता है। खेलों में हम रहे, तो किसी भी फील्ड में हम अपने पुराने समय को, अपने इतिहास को देखते तो हमें बहुत गौरव महसूस होता। पर दूसरी तरफ जब हम आज की जो स्थिति देख रहे थे तो वो बहुत विचारणीय थी कि हमारे जो युवा साथी हैं वो बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार ही नहीं हैं, जब वो बेरोज़गार हैं तो फिर वो नशे के गिरफ्त में हैं और नशे की गिरफ्त में आने के बाद वो फिर धीरे धीरे अपराध की गिरफ्त में हैं। आज आप देखिए, मैं ज़्यादा दूर की भी बात ना करूं, अगर उस समय हम जब घूम रहे थे तो गांव-गांव में बहुत सारे केस ऐसे मिलते थे जो घर के घर बर्बाद हो चुके हैं, जिनके नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं और जिनके घर उजड़ चुके हैं, कुछ नहीं बचा, तबाही चारों तरफ है। और उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि क्यों हुआ और क्या हो रहा है और कैसे इसको ठीक किया जाए। हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, हमारे समाज का जो ढांचा है जिसमें खाप पंचायतें, या हम कह लें उसको सीधी साधारण भाषा में कहें तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो हमेशा से इस हमारे घरों को, हमारे गाँव को, कबीलों को जो है लीड करते रहे, बताते रहे चीज़ें ये सही हैं, ये गलत हैं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। बट ये ऐसा समय आया कि बुज़ुर्गों को ही हमने हाशिए पर भेज दिया। जब हम गांव में जाते थे तो बुज़ुर्गों का ये दर्द होता था कि जो नौजवान है वो हमारी बातें नहीं सुनता है, वो हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करता है। ये सारी चीज़ें जब आई तो एक फील हुआ कि नेतृत्वहीन ये कम्युनिटी हो चुकी है जिसमें हमने जन्म लिया है। और फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि जिसमें जन्म लेने का हमें सौभाग्य मिला है, यह बहुत गौरवपूर्ण बात है। बहुत छोटा मैं इस वीडियो को रखना चाहता था, बट ये चीज़ें शायद मुझे बोलनी होंगी, और जितना जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मैं आप सभी के सामने इसको रखना चाहता हूँ। तो जैसे शुरुआत हुई कि कृष्णपाल ने ये चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं करी, कमर्शियल प्लेटफॉर्म तो नहीं है। हालांकि हमने लिखा हुआ है कि यह एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, ताकि एक दिशा मिले, ताकि एक प्रोफेशनलिज्म आए। वो बहुत शुरू से हम ऐसा सोचते हैं। पर जब आप देखेंगे, पूरा सिनेरियो समझेंगे, तो आपको महसूस होगा कि कृष्णपाल ने नहीं किया। मैं तो बस गया, मैं अपने लोगों के बीच गया, मैं मीटिंग्स में गया, सामाजिक रैलियों में गया, मैं गांव-गांव गया, अपने बुज़ुर्गों में गया, युवा साथियों से जुड़ा, उनके साथ बैठा, पूरे एक स्थिति को समझा और परत दर परत दर परत दर परत दिमाग में एक ढांचा बनता चला गया कि क्या है असल समस्या, क्या है असल समस्या और फिर उसका समाधान क्या है। इस जाट जागृति पंचायत के मूवमेंट के बाद कोरोना आया, फिर किसान आंदोलन आया, उसमें भी हम रहे। तो सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो यही था कि जो मूल समस्या है वो है बेरोज़गारी, जो मूल समस्या है वो है आर्थिक संपन्नता। जब हम चौधरी थे, जब इस छत्तीस बिरादरी ने विनम्रता पूर्वक हमें चौधरी के रूप में स्वीकार किया हुआ था, तब हम आर्थिक रूप से संपन्न थे। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हमें बाद में धीरे धीरे करके महसूस हुई। जब हम आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे तभी हम किसी व्यक्ति की मदद कर पाएंगे, और जब हम किसी व्यक्ति की मदद कर पाएंगे तभी हम चौधरी कहलाएंगे। उसी तरह से इसी आधार पे ये सारा सामाजिक ढांचा जो है वो टिका हुआ था। बट क्योंकि हम खेती से जुड़े हुए थे और पशुपालन केवल हम अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही करते थे, मुख्य जो हमारा काम था, जो प्रोफेशन था, वो खेती रहा पूरी कम्युनिटी का। तो
खेती तो धीरे धीरे पिछड़ी है और इस बारे में तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारा मुख्य पेशा था वो पूरी तरह ढह गया, जिससे हमारा पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया। अभी क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं 2024, तो ये प्रचार एक किसी भाई का प्रचार वाहन मेरे घर के साइड से गुजर रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये भी चीज़ें बहुत हमें देखने में आई कि हमारे जो नौजवान हैं वो रैलियों में, चुनावी कार्यक्रमों में, हालांकि सभी लोग, ये तो एक त्यौहार है, एक पर्व है अभी जो चल रहा है, बट इसके एक दूसरा पहलू भी है कि हमारे नौजवानों ने बहुत बड़ी संख्या में एक तरह से अपने आप को राजनीति में बलि का बकरा बनाया और उन्हें मिला कुछ नहीं, ना ही कुछ इसमें मिलना होता है। तो मुख्य टॉपिक पे आते हैं। वो गाड़ी गई अब कि खेती जाती रही, आर्थिक संपन्नता खेती के साथ साथ जाती रही, और जब आर्थिक संपन्नता जाती रही तो जो हम जिसमें काम में हम पारंगत थे, एक्सपर्ट थे, वो काम ही चला गया, तो हम फ्री हो गए, हम बेरोज़गार हो गए। हमारे बच्चे पढ़ाई के नाम पे जो है गैर प्रोफेशनल कोर्स करते रहे, क्योंकि ये गाइडेंस नहीं थी। इवन गाइडेंस की इतनी कमी रही कि क्योंकि ये सारी चीज़ें एक माहौल, जो हमारी स्थिति है, जो हमारी सामाजिक, हमारी घरेलू जो स्थिति है, उसी से बनता है। हमारे घरों में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे हमसे पहली पीढ़ी, उसकी जो भागीदारी थी वो रोज़गार में, नौकरियों में बहुत कम रही, और व्यापार में तो हम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रहे। तो हम केवल और केवल खेती से जुड़े रहे, तो बाकी चीज़ों की गाइडेंस हमें नहीं मिल पाई। और सबसे पहले गाइडेंस जो बच्चा है वो घर से लेता है, घर से जुड़े हुए फिर रिश्तेदारों से लेता है, तो उस तरह का माहौल ही नहीं बना। तो जब गैर प्रोफेशनल कोर्सेज़ पढ़ाई करी हमने, तो बेरोज़गारी हाथ में रही। सरकारी नौकरियों के नाम पे भ्रष्टाचार रहा, आज भी है, ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी और हमें दूसरे विकल्पों पर सोचना पड़ेगा। और हमने सोचा, उसी की हम बात कर रहे हैं कि जब आर्थिक संपन्नता चली गई और बच्चे हमारे महंगे महंगे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ के भी बेरोज़गार रहे, हमारे लोगों ने, हमारे माता पिताओं ने, ये सभी पूरे समाज की ये स्थिति हुई कि हमने शादी ब्याहों के लिए और घर के छोटे बड़े सब कार्यक्रमों के लिए हमने अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी। और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है, खेती भी गई, खेती के साथ साथ ज़मीन भी गई, और बच गई आखिर में बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी तो है, पर नौकरियां इसका समाधान नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां लिमिटेड ही हैं, वो सदैव लिमिटेड रहेंगी। और प्राइवेट नौकरियां जो हैं वहाँ हमें बहुत परेशानी होती है। और प्रैक्टिकली मैं कहूँ तो हमारे लोगों को कंपनी पॉलिटिक्स में सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। हालांकि नौकरी ज़रूर हमें करनी है और हमें उस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। मेरा जो बहुत कम उम्र का और बहुत कम सामाजिक जीवन का और बहुत कम इस जाट ट्रेड सेंटर का जो अनुभव है, उसके आधार पे मैं ये बात आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जब किसी भी नौकरी को करते हैं तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और यदि वो नौकरी एक ऐसे विजन के साथ करी जाए कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जिसको नौकरी के रूप में कर रहे हैं, उसको वहाँ से सीखें और उसी काम को फिर आगे बिजनेस के रूप में बढ़ाएं, तो वो तो एक बहुत बड़ी और किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। तो जाट ट्रेड सेंटर पे आते हैं कि जब ये हुआ कि भाई बेरोज़गारी है, नौकरियां नहीं हैं, दूसरे कुछ विकल्प तलाशे जाएँ, तो दूसरा जो विकल्प सामने आया वो आया बिजनेस, व्यापार। फिर ढूंढा, फिर खोजा कि कितने लोग हमारे बिजनेस में हैं, कहाँ हमारी भागीदारी है। अपने गृह क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ अगर हम ढूंढने जाएँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, जहाँ से हम घरेलू यूज के, घर में प्रयोग होने वाले फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी इत्यादि खरीद सकें, कोई इक्का दुक्का दुकान मिलती है। और बहुत सारे शहर ऐसे मिलेंगे जहाँ एक भी दुकान नहीं मिलेगी। हमारे शहर को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। इवन रोज़ प्रयोग होने वाला जो परचूने का सामान, जिसको हम कहें ग्रोसरी स्टोर,
वो भी पूरे बल्लभगढ़ में, पूरे पलवल में, पूरे फरीदाबाद में एक नहीं मिलेगा आपको जो होलसेल पे आपको सामान दे सके, होलसेल रेट पे। बड़ी दुकान जिसको हम कहें, जहाँ से आप शादी ब्याहों में, किसी बड़े कार्यक्रम में सामान खरीद सकें। तो ये एक क्लियर सा हो गया कि भाई हमारी भागीदारी बाज़ार में बिल्कुल नहीं है। अब भागीदारी बाज़ार में नहीं है तो वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लोगों का जो मुख्य पेशा तो खेती रहा। अब नए किसी काम में जाने के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। रिस्क ये रहा कि भाई जाएंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, एक रिस्क रहता है। फिर उसके बाद कुछ लोग गए भी, वो गए बिना गाइडेंस के, तो वो फेलियर हुआ। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें हमने देखी हैं कई शहरों में। मैं नाम लेता हूँ, होडल एक भाई हैं, मैं वहाँ गया, उन भाई से मुलाकात हो रही थी, उनका मेडिकल स्टोर है। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो यहाँ बाज़ार में दुकान लेने में बड़ी समस्या आई, लोग हमें दुकान नहीं दे रहे थे किराए पे। तो बाज़ार में एक कंपटीशन तो हमेशा से ही है, ये आगे भी रहेगा, बट एक इसको कह सकते हैं कि इमेज बिल्ड करने में अपनी थोड़ा समय लगेगा कि भाई जाट भी व्यापार कर सकता है। और आज तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, और बहुत कुछ हमने किया है, करने लग रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे आए लोगों में व्यापार के प्रति, गाइडेंस कैसे आए ताकि वो पार्टिसिपेशन बढ़े, मोटिवेशन कैसे आए कि हाँ हम भी व्यापार कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे सोचा। फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ इन सब चीज़ों का जवाब हो। हमारा कोई भाई अगर कुछ काम शुरू कर रहा है और तो उसको यहाँ एडवर्टीज़मेंट मिले, अपने लोगों तक उसकी बात पहुँच जाए, उसकी जानकारी पहुँच जाए, उसको एक कस्टमर बेस मिल जाए तुरंत ही। कोई नया भाई काम करना चाहता है तो उसको गाइडेंस मिल जाए कि भाई ये काम ऐसे होगा, इस काम में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिस्क होते हैं, दुकान किराए पे लेनी है तो यहाँ लेनी सही रहेगी, इस इलाके में आपको दुकान किराए पे लेनी सही रहेगी, इतना टाइम लगता है और इतने दिन तक आपको संयम रखना पड़ेगा, यहाँ से सामान लेना है, ये रिसोर्सेज, मतलब सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाए। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करने का हमने सोचा। तो फिर ये जाट ट्रेड सेंटर आप देख ही रहे हो, आज जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर इसको फेसबुक पे सर्च करें, जाट ट्रेड सेंटर, और इसमें 52,000 के आसपास लोग हैं, आप इससे जुड़ें। यहाँ आपको जो है एक कस्टमर बेस के साथ साथ एक एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ आपको जो सेम फील्ड के लोग हैं वो एक दूसरे को यहाँ गाइड भी करते दिखेंगे। और जो नए लोग हैं जिन्हें कुछ करना है, जिनके विचार, कुछ भी जिनके मन में विचार आया कि मुझे ये काम करना है, उनको उस काम के प्रति गाइडेंस भी यहाँ मिलती दिखेगी। एक मिला जुला सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ एक ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म हमने सभी लोगों ने मिलके और सभी लोगों के ही द्वारा ये तैयार हुआ। जैसे मैंने कहा कि कृष्णपाल ने इसमें कुछ नहीं किया है, बस मैं एक माध्यम बना हूँ और हम उस दौर से गुजरे हैं जिसके फलस्वरूप ये चीज़ें सामने आई हैं। आज भी हम जहाँ तक हैं ये सब लोगों के प्रयास से है, सभी की ये साझी एक मुहिम है, और आगे भी हम जाएंगे जहाँ तक वो सब लोगों के साथ से ही हम सारे लोग जाएंगे। एक सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म के लिए एक कैंपेन है, इसको एक आप आंदोलन कह सकते हो। आर्थिक सुधार के लिए ये एक लंबा चलने वाला और रोज़ चलने वाला 24/7 चलने वाला यह एक आंदोलन है, और हम सभी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं वो इसको एक योद्धा की तरह इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई किसी, ध्यान रहे बहुत बारीक चीज़ें हैं, हमारी लड़ाई किसी, जो ये आर्थिक लड़ाई है ये किसी विशेष वर्ग के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, किसी भी क्लास के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। ये लड़ाई केवल हमारे अपने साथ है कि हम अपनी बेरोज़गारी से लड़ें, अपने अंदर के जो बुराइयां हैं उनके साथ लड़ें, उनके ख़िलाफ़ लड़ें, और एक ऐसे रास्ते पर निकल चलें कि एक मिसाल हम इस देश में जहाँ रहते हैं वहाँ कायम करें, और फिर से चौधरी हमें कहें लोग, हम आर्थिक संपन्न रहें, हमारे घरों में एक आर्थिक संपन्नता रहे। बहुत अभी आज एक फ़ोन आया एक भाई का राजस्थान से, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा बताओ भाई क्या, कैसी नौकरी चाहिए, क्या आप काम करते हो?
बोले भाई मैंने होटल में काम किया पिछले 3 साल और वेटर के रूप में मैंने काम किया और मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप इसको ऐसे समझो कि स्थिति बहुत हमारे घरों की ख़राब है और ये इस चीज़ को देखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घरों को देखें, हम खुद को देखें तो भी हमें सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। इन सब एक अंदर एक बहुत बार लोगों का सवाल होता क्यों कर रहे हो ये, क्या मिलता है, कुछ अर्निंग क्या है। तो अर्निंग के नाम पे तो कुछ नहीं है, बट अर्निंग जो है इसमें जो सबसे बड़ी अर्निंग है, जो मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धता होती है, जो अचीवमेंट होती है, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। अंदर एक आग है, एक जो चीज़ें हुई हैं, जो हम देखते हैं, लोगों ने जो लिखा, अखबारों ने जो लिखा, समाज में जो हमारे साथ जो माहौल है, उन सब चीज़ों को हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा इसको महसूस करता हूँ, क्या पता आप को वो चीज़ें ना महसूस हों, बट एक अंदर घुटन सी है, एक धुआं सा है कि मैं ये ना करूँ तो मैं दम सा घुटता है, मतलब करना ही है, ये अंदर है और ये बात दिल से है। मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो दिल से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, हमारे पुरखों से, हमारी जड़ों से, हमारी कौम से जुड़ी हुई ये बात है। तो लोग इस बात को समझेंगे, जानेंगे, वो ज़रूर मेरे भाव तक पहुंच पाएंगे कि ये इसका जो रिवेन्यू है वो क्या है। ये कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। कमर्शियल प्लेटफॉर्म जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो अलग तरीके से चलाए जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह चल रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कमर्शियल प्लेटफॉर्म कैसे चलते हैं। अभी हमने पीछे ट्रेड फेयर भी किया 2017-18 में, जब हम जाट जागृति पंचायत कर रहे थे, तब दिमाग में एक इमेज तस्वीर बनी कि कभी हम एक मेला लगाएंगे। बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि 2018-19 में मेरे दिमाग में ये तस्वीरें बनती थी कि कभी हम एक ऐसा मेला लगाएंगे जो जाटों का मेला होगा, जहाँ आपस में हम दूर दूर से लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जहाँ एक दूसरे को बाज़ार में बढ़ावा भी मिलेगा, व्यापार भी होगा। और ये सारी चीज़ें जो हमने तस्वीरें बनाई, दिमाग में जो सपना देखा, ये सब पिछले साल सोनीपत मुरथल में ये सारी चीज़ें साकार हुई और आप सब लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा दिल से उसको सराहा और दिल से उसके साथ जुड़े। कम से कम 10 से 12-15 हज़ार लोग उसमें आए और 2 दिन का वो कार्यक्रम था। हमारे जो भी भाई जिन्होंने वहाँ स्टॉल ली हुई थी, उन्होंने बहुत बढ़िया वहाँ से रेवेन्यू भी लिया। और सबसे बड़ी बात कि हम एक दूसरे से जुड़े, और सबसे उससे भी बड़ी बात कि इस दुनिया ने देखा, इस देश ने देखा, लोगों ने देखा कि जो है जाट भी जो है व्यापारिक मेले लगा रहे हैं। और खाली व्यापारिक मेले ही नहीं लगा रहे, वहाँ वेरिएशन देखने को मिली। हमारे बच्चों ने देखा कि हमारे भाई जो है इस काम को भी कर रहे हैं, इस काम को भी कर रहे हैं, इस काम को भी कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, आपस में एक दूसरे से जुड़े, तो एक गाइडेंस भी मिली, एक मोटिवेशन भी मिला कि हाँ हम भी आगे काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आगे हम भी ये काम करेंगे। तो इसी तरह पे अब आगे भी इस तरह के आयोजन होंगे। आप सभी लोग और ये कुदरत और हमारे पुरखे और प्रत्येक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, अगर हम चाहेंगे तो बहुत कुछ अभी संभावनाएं हैं होने की। ये तो बहुत हम एक सीढ़ी भर चढ़े हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। जाट ट्रेड सेंटर में बहुत कुछ अपार संभावनाएं यहाँ हैं। आप जुड़े रहिए, और जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके मन में कोई सवाल है, वो भी आप हमसे डायरेक्ट हमें सजेस्ट करिए। इस वीडियो को इसके कमेंट में करिए। हमारे JTC का व्हाट्सएप जो है उस पर करिए, 94-1-675-6138 ये मोबाइल नंबर है। यहाँ भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और आप जो है जुड़े रहिए। बस यही सारी चीज़ें मुझे आपसे कहनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, जाट ट्रेड सेंटर
फेसबुक पे ग्रुप है। अभी के लिए इससे आप जुड़ेंगे और देखेंगे कि हम क्या एक क्रांतिकारी काम सारे लोग मिलके यहाँ करने लग रहे हैं, और अपने विचार भी रखेंगे, अपने भाइयों से जुड़ेंगे। बहुत एक आत्मीयता का भाव है, एक अलग तरह की चीज़ें यहाँ होने लग रही हैं, जो कि हो सकता है पहली बार ही हुई हैं, और इनके रिज़ल्ट एकदम शायद आपको देखने को ना मिलें, अभी आपको देखने को ना मिलें। बट ये मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में आप सभी लोग जो भी जेटीसी से जुड़े हुए हैं, और हम सभी लोग, चाहे वो परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं या चाहे ना भी जुड़े हुए हैं, आने वाले 5 साल में हमारी कौम जो है बिजनेस, व्यापार के मामले में बहुत ही एक पॉजिटिव उपलब्धि के साथ एक बहुत ऊंचे स्थान पे होगी, जहां लोग इस नाम से ही विश्वास करेंगे कि भाई जाट है तो इनके साथ काम करना हमें चाहिए। और इस काम करने का मतलब ये है कि ये ईमानदार हैं, अपनी कमिटमेंट को पूरी करते हैं, और जो चीज़ कहते हैं वही चीज़ ये देते हैं। एक ऐसी मार्केट में हमारी अवस्था बनेगी कि लोग हमारा नाम एक ब्रांड की तरह चमकेगा, और लोग हमसे ऐसे जुड़ेंगे जैसे पहले की तरह जुड़े होते थे, और विनम्रता के साथ ये दुनिया फिर से हमें स्वीकार करेगी। और फिर से वो चौधरी साहब वाली बात तो मैं क्या कहूँ, बट फिर से जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी काबिलियत है, जो हमारे नैसर्गिक गुण हैं, उनको जो है बाकी जो लोग हैं सभी वो स्वीकार करेंगे, और हम इस दुनिया में एक अच्छी चीज़ों के लिए, एक बहुत बढ़िया बदलाव के लिए जाने जाएंगे। बहुत एक दिमाग में एक भाव है कि मैं ऐसा क्या कहूँ कि आप उसको समझ पाओ कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है और बहुत ही बढ़िया चीज़ें होने वाली हैं। आप जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, और आज ही उठिए और बढ़े चलिए। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे बोल गया हूं, पर मेरा मकसद केवल यही था कि अपनी बातों को, अपने विचारों को, और जाट ट्रेड सेंटर इस प्लेटफॉर्म का जो कंसेप्ट है उसको आपके दिमाग में क्लियर कर पाऊँ। आप सभी ने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद।